डियर स्टूडेंट्स, चलिए चैप्टर नंबर 10 की आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली है और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे पर ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। जब बच्चों ने मुर्गी पकड़ने का काम किया तो मुर्गी ने पूरे घर में उथल पुथल मचा दी। एक मुर्गे ने अम्मा जी की जो धुली हुई नई चादर थी, दूध जैसी चादर, उस पर छापे मारते हुआ आगे निकल पड़ा। एक मुर्गा दाल के पतीले में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में एक तेजी से फिसली की सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां वैनकेल के ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी, एक भी तड़मे में जाने को राजी ना थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई है, लगे हाथ उन्हें भी दाना पानी खिला दिया जाए। अब मुर्गी पकड़ने के बाद एक बच्चे के दिमाग में आई, क्यों ना भेड़ों को भी दाना पानी दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तक तो पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को पलांगती बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। अब क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने भेड़ों को दाना देना शुरू किया, बस भेड़चाल एक दूसरे पर टूट पड़ी। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलामी सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बातें बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती मैंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। अब क्या हुआ, जैसे ही भेड़ों को खोला, भेड़ों ने भी घर में धूम धड़ाम मचा दी और हर जगह अपने मैंगनों का छिड़काव करते हुए पूरे घर में गंध डाल दिया। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर जो भेड़ें दौड़ी तो ना जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। अब क्या हुआ था, वहाँ पर एक महिला तख्त पोश पर सोई हुई थी और अपने दुपट्टे से मुंह ढककर सोई हुई थी। इतने में क्या हुआ, भेड़ें उनके ऊपर कूद पड़ी और वह जोर जोर से चीखने लगी। इतने में भेड़ सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालन में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइयों को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह से देखा होगा। बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बल्कि यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वो आप ही पर चढ़ जाएगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलके समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दिया। इसमें कहते हैं कि भेड़ ने, जो वहाँ पर सब्जी वाला आया था, उसने मटर की फलियाँ तोल तोल कर जो रसोइयों को दे रहा था, सारी भेड़ें उन पर कूद पड़ी और सारी भेड़ों ने मटर के छिलके सहित बीज सहित खाकर अपने छिलकों सहित अपने पेट की कढ़ाई में डाल दी। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी, जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों को दूध दुहने पर जुट गए। धूली बेदेली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। अब बच्चों के दिमाग में क्या आया, इतना सारा काम करने के बाद भी उन्हें सफलता ना मिलने पर उनको लगा, क्यों ना अब दूध निकाल दिया जाए। बस भैंस के 4 थन थे और उससे धार निकालने वालों के हाथ 8 थे। जैसे ही उन्होंने भैंस को छुआ, भैंस ने पाँव पर
पाँव से बाल्टी को गिराया और वहाँ से दौड़ पड़ी। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूह दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांधे, अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी। भैंस चौकनी को गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा के समझे कि कोई सपना देख रहे हो। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलककर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्होंने असली बात का पता चल गया और वह पलंग के दोनों पट्टियों पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा है। भैंस भागी जा रही और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। जब बच्चों ने यह फैसला लिया कि अब क्यों ना भैंस को कंट्रोल करने के लिए उसे चारपाई पर बांध दिया जाए जिस पर चाचा जी सोए हुए थे, तो यहाँ पर मज़े की बात यह हुई कि जैसे जैसे भैंस भाग रही थी, चारपाई भी उसके पीछे पीछे भाग रही थी। ओहो, एक भूल हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। अब क्या था, बच्चों के दिमाग में फिर यह आया कि हमने भैंस के दूध निकालने से पहले बछड़ा खोलना तो भूल गए। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपनी खुरों को ब्रेक लगा दी। बछड़ा तत्काल जुट गया। दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपटे, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया था। अब क्या हुआ, जैसे ही बच्चों ने बछड़ा खोला तो वह बछड़ा अपने माँ का दूध ढूंढने लगा और भैंस अपने बच्चों को देखकर तुरंत ही रुक गई। अब बच्चों ने क्या किया, उससे भैंस में से दूध निकालने लगे। कुछ दूध ज़मीन पर और कुछ कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारे गिलास कटोरी पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के लिए 3/4 में ही हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियों बाग में हकाई गई, मातम सा मानती तरकारी वालों के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। अब क्या हुआ, बच्चों के काम से तंग आकर सारे लोग परेशान हो गए। यहाँ तक अम्मा ने आगरा जाने के लिए अपनी कटलियाँ बांध दी, क्योंकि सारा घर बच्चों ने उथल पुथल कर दिया था। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। तो यहाँ पर जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा, या तो इस घर में बच्चे रहेंगे या फिर मैं रहूँगी, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन को कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। बच्चों से तंग आकर फिर अब्बा ने यह रास्ता निकाला कि आज के बाद बच्चे किसी काम में हाथ नहीं लगाएंगे। यदि कोई बच्चा हाथ लगाएगा तो उसका खाना पीना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर भी पानी भी नहीं पिएंगे। बच्चों ने इतनी सारी डांट सुनी तो बच्चों ने निश्चय कर लिया कि अब वह हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। थैंक यू।